वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि आज उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और शाम तक हम लोग को पता भी चल जाएगा कि कौन देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे, नए उपराष्ट्रपति कौन बनने वाले। तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, एक होता है जब भी आप कोई पॉलिटिकल न्यूज़ देखते हैं तो उसमें आपको एक चीज़ छांटना पड़ता है कि पॉलिटिक्स जो होता है वहाँ आपको कोई लेना देना नहीं, आपको वहाँ से पॉलिटी निकालना है ना, आपको पॉलिटी से निकालना। आपके सिलेबस में पॉलिटी लिखा है, पॉलिटिक्स नहीं लिखा है, तो आप पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो। तो इस चीज़ का हम लोग को ख्याल रखना है कि जहाँ पे पॉलिटिक्स की बात हो रही है उस चीज़ को हम लोग को नहीं लेना। हम लोग को मतलब है अपने काम से, और हमारा काम कहाँ होगा, जहाँ एग्जामिनर सवाल बनेगा। तो यहाँ से उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। अब वो तो बहुत हाईलाइटेड मुद्दा है। और जैसे कि भूतपूर्व जो उपराष्ट्रपति थे धनखड़ साहब, उन्होंने त्यागपत्र दिया। अच्छा, उनके त्यागपत्र के बाद बहुत सारा सवाल उठना शुरू हो गया कि क्यों दिए, क्या। तो लेकिन उस सवाल पे हम लोग को नहीं जाना, हम लोग को जाना है कि अब उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र हुआ तो वो त्यागपत्र देने का क्या क्या अधिकार है, वो सब है ना, वो हम लोग पहले देखे थे। इसके बाद आपसे ये चीज़ पूछ सकता है, हाँ, उपसभापति या सभापति से संबंधित जो राज्यसभा के होते हैं चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो, उससे संबंधित सवाल आ सकता है। उस पर भी हम लोग वीडियो बनाए हैं। अब एक सवाल यहाँ से आ सकता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, पूरी प्रक्रिया क्या होती है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ये आपसे सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये हम लोग को निकालना, तो काम का चीज़ निकालिए। बाकी पॉलिटिक्स ऐसे इंटरेस्ट तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आपको आप जो भी आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं कि बीपीएससी का करते हैं या फिर कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पर आपको बस काम का चीज़ उससे क्या करना है, निकालना है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या छोड़ना है, क्योंकि यही हमको नहीं पता क्या छोड़ना है। पता चला नेता लोग का बयान पे हम लोग भी बयानबाजी करना शुरू कर दी, तो वो चीज़ से आपको थोड़ा सा क्या करना, अलग रहना। ओके, आपको पता है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है, दो कैंडिडेट खड़े, दो से अधिक भी हो सकता है, अभी हम लोग बात करेंगे। दो कैंडिडेट खड़े हैं, एक तो सत्ताधारी जो एनडीए का जो सरकार, एनडीए का गठबंधन है, दो गठबंधन है एनडीए और विपक्ष में जिसको इंडिया बोलते हैं। तो एनडीए की तरफ से जो कैंडिडेट है उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन ये पॉलिटिक्स से जुड़े हुए भी थे, लेकिन जो इंडिया से जो कैंडिडेट खड़े हैं वो पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े, वो सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व क्या थे, जज थे। उनका नाम क्या है, बी सुदर्शन रेड्डी। तो आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ है, दोनों साउथ इंडिया से है ना, दोनों क्या है, दक्षिण भारत से ये। और आप ध्यान रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन जो कि सत्ताधारी एनडीए के कैंडिडेट है, और जो विपक्ष के कैंडिडेट है, इंडिया के जो कैंडिडेट है वो क्या है, बी सुदर्शन रेड्डी है ना। जो इंडिया अलायंस है उसके कैंडिडेट कौन है, बी सुदर्शन रेड्डी। अब देखिएगा, ये दोनों कैंडिडेट जो खड़े, स्पष्टता ये पता चल जाता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि विनर कौन होंगे, तो यही होंगे है ना। ऐसा नहीं कि यही होंगे, हो सकता है ये भी हो जाए, लेकिन 99.9% संभावना क्या लग रहा है कि यही विनर होंगे। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। एक तो पहला चीज़ आपको नाम याद रखना है ना, नाम आप ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग को समझना है कि पूरा प्रोसेस क्या होता है ना, उपराष्ट्रपति का पूरा प्रोसेस क्या होता है। और आप देखिएगा, आमूमन आप क्या देख रहे हैं, देखिएगा कि जो सत्ताधारी होता है उसी का कैंडिडेट ही विजय होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में या फिर राष्ट्रपति के चुनाव में भी, है ना। राष्ट्रपति में भी तो फिर भी थोड़ा ठीक है, वहाँ पे एमएलए लोग भी वोट करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी होता है उसी का कैंडिडेट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति आमूमन बनता है। अब देखिएगा, ये लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, इनके इलेक्शन के बारे में, इनका जो चुनाव होता है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे चर्चा मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 66। तो पहला फैक्ट आपको यहाँ पे ये याद रखना है, किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के बारे में, मतलब चुनाव से संबंधित बात की गई है, तो आप बताइएगा आर्टिकल नंबर 66, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 66। सबसे पहला चीज़ आप ये समझिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो होता कैसे है ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है ये होता है इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का। प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या अंतर होता है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जब हम और आप वोट करने जाते हैं, मतलब भारत के नागरिक जो है, भारत की जनता जो है, वो लोग जब वोट करते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ एडल्ट सफरेज के आधार पर वोटिंग होता है, मतलब जिसका भी जो भी एडल्ट, मतलब 18 वर्ष वोटिंग का एज रखा गया, जिसका भी 18 वर्ष हो जाता है पूरा, उसके बाद वो कोई भी है ना, किसी भी जाति का है, कोई भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का हो, वो अमीर हो गरीब हो, से कोई मतलब नहीं, उनको वोट करने का क्या है, अधिकार है। तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पर हमारे यहाँ क्या होता है, वोट होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, जब हम और आप वोट करने जाते हैं। लेकिन जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव जब वोट करते हैं, मतलब हमारे प्रतिनिधि,
जिनको हमने चुना है वो लोग जब वोट करते हैं तो उस चुनाव में, जब ऐसा चुनाव जहाँ पे वो लोग वोट करते हैं तो उस चुनाव को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे कि आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव भी क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में हम और आप वोट करते हैं? नहीं। आज जो चुनाव हो रहा है क्या हम और आप वोट करने गए? नहीं। तो हमारे कौन कर रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव लोग वोट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है पहला चीज। अब देखिएगा इनका जो चुनाव होता है वो चुनाव किस सिस्टम पर होता है। जैसे कि आपको पता है कि भारत में इलेक्शन का 2 सिस्टम है। एक सिस्टम को बोलते हैं FPPS, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और एक सिस्टम होता है PR विथ STV सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना, मतलब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, एक लंबा नाम है, ठीक है। तो 2 सिस्टम है, 2 सिस्टम के आधार पर हमारे यहाँ क्या होता है, चुनाव होता है। FPPS जो होता है वो दरअसल डायरेक्ट इलेक्शन में होता है। जब हम और आप वोट करने जाते हैं, मतलब लोकसभा, विधानसभा, ये सब का चुनाव या पंचायत का, ये सब में जब हम और आप वोट करने जाते हैं तो वो FPPS के आधार पर वोटिंग होता है। लेकिन अमूमन आप देखिएगा हमारे यहाँ जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उसमें कैसा वोट होता है, वो PR विथ STV सिस्टम के तहत होता है वोट, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर यहाँ पे आपको वोटिंग देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ये भी इसी सिस्टम पर होता है, PR विथ STV सिस्टम। इसको आप कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। मैंने फुल फॉर्म लिख दिया, आप लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस सिस्टम पर उपराष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। राष्ट्रपति का भी चुनाव भी इस सिस्टम पर होता है। तो खैर यहाँ पे आपको मोटा मोटी ये चीज़ समझ में आया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। दूसरा चीज़, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस सिस्टम पर होता है, तो PR विथ STV सिस्टम पर होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब समझिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। जब इनडायरेक्ट चुनाव होता है इसका मतलब हम और आप तो वोट नहीं करने वाले, हमारे रिप्रेजेंटेटिव करने वाले। अब हमारे कौन रिप्रेजेंटेटिव करने वाले, मतलब MP लोग करेंगे कि MLA लोग करेंगे, कौन करेंगे, या मुखिया करेंगे, सरपंच करेंगे, कौन वोट करते हैं? तो सवाल ये बनता है। तो अब हम लोग को समझना कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं वो जो ग्रुप ऑफ वोटर होते हैं उनको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसके लिए क्या तैयार होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए? इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज हिंदी में इसको कहते हैं क्या? निर्वाचक मंडल, ठीक है। क्या बोलते हैं? निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज। एक लाइन में इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वोटर्स, है ना, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज, ग्रुप ऑफ वोटर हो गए। तो क्या हम और आप इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होंगे? नहीं। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज में कौन शामिल होगा? तो आप ध्यान रखिएगा, इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होंगे ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। याद रखिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ पे आप गौर करिएगा। ऑल मेंबर, है ना, सभी सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट करते हैं, यानी कि वो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज में निर्वाचक मंडल मैंने बता दिया जो कि वोटर होते हैं। कौन वोट डालेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में? किनको अधिकार है उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का? तो आप देख रहे हैं कि ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा। ऑल मेंबर का मतलब क्या होता है? ऑल मेंबर का मतलब होता है जिसमें इलेक्टेड मेंबर भी आते हैं और जिसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और जो मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, वो दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल मेंबर। जैसा कि आपको पता है लोकसभा में जैसे 543 सदस्य, तो 543 में सारे लोग कौन होते हैं? इलेक्टेड ही होते हैं, इसमें तो नॉमिनेटेड होते नहीं है। लोकसभा में पहले होते थे ना कि 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे, लेकिन अब तो होते नहीं है। तो इसका मतलब लोकसभा में तो कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, सारे कौन है? इलेक्टेड मेंबर। लेकिन राज्यसभा में आपको पता है कि 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो कि क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, जो कि आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस से जुड़े होते हैं। जो ये 4 सेक्टर से जुड़े होते हैं, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। तो 12 सदस्य आपको पता है कि नॉमिनेट होते हैं। इसका मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, इसमें लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर भी वोट करेंगे और साथ ही साथ राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड आप कह सकते हैं कि इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, सारे मेंबर वोट करेंगे।
बात क्लियर हो रहा है? तो अब देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भी इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इन दोनों में क्या अंतर है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, पहला अंतर आपको क्या दिखा? पहला अंतर आपको यह दिख रहा है कि इलेक्टोरल कॉलेज में, राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें क्या होता है, उसमें जब आप पढ़िएगा तो ये ऑल मेंबर नहीं होंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड मेंबर ही वोट करते हैं, यानी कि राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं नॉमिनेटेड मेंबर, ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते हैं, जबकि ये 12 सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे। बात क्लियर हो रहा है? इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में केवल इलेक्टेड मेंबर ही होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड के साथ साथ क्या होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। एक पहला अंतर। दूसरा अंतर आपको ये बताना है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में। दूसरा अंतर यह है कि उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में आपने क्या देखा, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब एमपी जो होते हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, वही पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी के अलावा एमएलए लोग भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब राज्यों का जो विधानसभा है, विधानसभा के सदस्य भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा, राज्यसभा होता है। इसका मतलब विधानसभा की कोई भी भूमिका नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लेजिस्लेटिव असेंबली की कोई भी भूमिका नहीं है। इसको आपको दिमाग में बैठा ले रहा। तो दोनों अंतर मैंने आपको बता दिया। पहला अंतर क्या बताया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल इलेक्टेड मेंबर वोट करते हैं, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऑल मेंबर होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने क्या बताया कि विधानसभा भी होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के अलावा विधानसभा भी होते हैं, जबकि इसमें विधानसभा की कोई भूमिका नहीं है। ये क्लियर है, ये स्पष्ट है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये बनता है कि उपराष्ट्रपति होंगे कौन, क्या क्वालिफिकेशन बताया गया उपराष्ट्रपति के लिए, कौन व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति के लिए खड़े हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन में तो आप ध्यान रखिएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, मतलब भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा चीज़ कि एज उनका 35 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, मतलब 35 वर्ष 35 ईयर है ना, उनका कंप्लीट हो गया हो। तीसरा चीज़ आप ये ध्यान रखिए, कोई भी प्रॉफिट पोस्ट पे वो नहीं होने चाहिए। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, वो ऐसे व्यक्ति हो जो कि राज्यसभा बनने की योग्यता रखता हो। याद रखिएगा, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, मतलब राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन दिया गया वो योग्य व्यक्ति को उस जो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता जो रखता हो व्यक्ति, उसी व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा अंतर आपको ये चीज़ निकालना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, राज्यसभा के सदस्य हो ऐसा नहीं है। राज्यसभा के सदस्य नहीं बनते हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, मतलब राज्यसभा सदस्य बनने का जो क्वालिफिकेशन है वो इसको ये भी फुलफिल करते हो। ये चीज़ में बताया गया है ना। अच्छा, जैसे कि राष्ट्रपति में क्या अंतर है, राष्ट्रपति में आप पढ़िएगा तो उसमें क्या लिखा है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति में क्या लिखा है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होगा, नहीं, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा के सदस्य बनने की क्या रखते हो, योग्यता रखते हो। तो ये चीज़ स्पष्ट हो गया। तो अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये क्वालिफिकेशन तो बड़ा आसान है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो कुछ है नहीं, मतलब आपको पता ही कि हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं कि इतना डिग्री होना चाहिए, इतना है ना 10 पास होना चाहिए, 12 पास, ऐसा कुछ नहीं। अंगूठा छाप बन सकते हो उपराष्ट्रपति, बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं इनका जो ये क्वालिफिकेशन है ये तो बड़ा सरल है, आसान है। अब पता चला गाँव में बहुत लोग हैं बैठे हुए हैं, अब गाँव में बैठे बोले कि ये काम करते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो ही रहा है तो चलो हम लोग भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। खाली बैठे कुछ काम हुआ में है नहीं। अब गांव में पता चला एक ट्रक भर के आदमी आ गए उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए, आ सकते हैं भारत के नागरिक, बोले हम तो है ही भारत के नागरिक, 35 साल उम्र होना चाहिए, बोला अपने यहाँ तो हंसते खेलते 35 साल निकल ही जाता है, सब पगला उगला तो होता नहीं है और लाभ का पद सबको मिलता नहीं है, प्रॉफिट पोस्ट, तो बोले कि चलो उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर लेते। अब पता चला एक ट्रक आदमी आ गए, बोले कि हमको चुनाव में खड़ा होना है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। हारी जीत तो अलग बात है, इतिहास में नाम तो दर्ज हो जाएगा कि ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कभी खड़ा हुआ था। तो अब पता चला ऐसे तो भीड़ हो जाएगा, तो क्या ऐसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए आपको ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए कितने, याद रखिएगा, कैंडिडेट बनने के लिए 2020, ये चीज़ आपको याद रखना है। मतलब टोटल 2020 कितना हो गया, 40। ये क्या, कौन है 40 लोग, समझिएगा। 20 सदस्य ऐसे होने चाहिए, 20 लोग ऐसे होने चाहिए, 20 लोग ऐसे होने चाहिए जो कि उपराष्ट्रपति का नाम को क्या करें, प्रपोज करें।
कि ये 20 लोग लिख कर देगा कि ये फलाना नाम है, जैसे मान लीजिए सीपी राधाकृष्णन है ना, सीपी राधाकृष्णन ये नाम, और 20 लोगों ने क्या किया, प्रपोज किया कि ये नाम के हम साथ हैं, ये व्यक्ति कैंडिडेट होंगे उपराष्ट्रपति के लिए, और 20 लोग इसको सपोर्ट कर दे, मतलब प्रपोज्ड बाय 20 वोटर्स एंड सपोर्टेड बाय 20, मतलब 20 लोग क्या करें, प्रपोज करें, और 20 लोग क्या कर दे, सपोर्ट कर दे, मौखिक सपोर्ट, हाँ हाँ हम इसके साथ हैं। समझ पा रहे बात? अब अच्छा, अब आम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा बस 40 लोग का जरूरत है, हम तो गांव में ऐसे ही बहुत लोग खाली उठा के ले आएंगे, 40 लोग को, 100 लोग को ले आएंगे। अब बता, गांव से 40 लोग के लिए आया, वो 40 लोग बोल दिया कि ये व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए खड़ा होगा, कैसा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये 40 लोग जो होते हैं ये कौन होते हैं, ये आम लोग नहीं होते, ये कौन होते हैं, ये इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं। इसका मतलब ये एमपी होते हैं, मतलब लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जो वोट डालते हैं ना, वही लोग क्या करेंगे, ये नाम को प्रपोज और सपोर्ट करेंगे। अब समझ पा रहे हैं, मतलब 40 एमपी। अब बताइए, आम लोग को यहाँ एक एमपी से तो जान पहचान होता ही नहीं, 40 एमपी से कहाँ से जान पहचान होगा? तो जब 40 एमपी से जान पहचान नहीं, तो आपका नाम कोई प्रपोज करेगा क्या? नहीं करेगा। बात समझ पा रहे? तो ऐसा भीड़ ना हो, इसलिए प्रक्रिया बनाया गया होगा कि ऐसा बेवजह का पता चला, भीड़ ना हो, नहीं तो लोग ऐसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ते रहे। तो आपको ये ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में 2020 आपको ध्यान रखना कि 20 लोग प्रपोज करेंगे और 20 लोग सपोर्ट करेंगे, तब आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? क्वालिफिकेशन बता दिया, कितने लोग प्रपोज सपोर्ट करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, और कौन वोट करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ये चुनाव में क्या प्रक्रिया है, कितना वोट लाना पड़ता है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो चुनाव जीतेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें एक कोटा निकाला जाता है, आप कह सकते हैं कोटा ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, कोटा निकाला जाता है, कोटा ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कोटा में क्या होता है, जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो मैंने बताया, इस सिस्टम पर चुनाव होता है। इस सिस्टम का एक फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला ये है कि कैपिटल N बाय स्मॉल n प्लस 1 कैपिटल N का मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ वोटर है ना, ये नंबर ऑफ वोट, कितना वोट पड़ा है, कितना वोट पड़ा है। ठीक है, एक तो उसको देखा जाता है, ऊपर में क्या देखते हैं, कितना वोट, और छोटा n जो है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए कितना पोस्ट है। तो उपराष्ट्रपति के कितना पोस्ट होता है, एक ही पोस्ट होता है। कैंडिडेट बहुत खड़े हो सकते हैं, कैंडिडेट 2 से अधिक भी खड़े हो सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। लेकिन पोस्ट कितना है, पोस्ट तो एक ही है ना, एक ही व्यक्ति कोई बनेगा उपराष्ट्रपति, 2 व्यक्ति तो नहीं बन सकता। तो ये कितना होगा, 1 होगा। तो अब आप देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि ये वोटर होते हैं, मतलब वोट कितना पड़ता है वो देखा जाता है। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा इसके सदस्य क्या करते हैं, वोट करते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य, 543, राज्यसभा में कितने सदस्य, 245। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 788। कितना हो जाएगा, 788, मतलब कैपिटल N कितना हो गया, 788। अच्छा, छोटा n कितना है, 1 है, मतलब एक ही पोस्ट होता है ना, +1 मतलब क्या हो गया, 788/2 +1। क्लियर है ना? या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, मोर देन 50%, है ना, 50% +1 भी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं मोर देन 50%। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब 788/2 मतलब कितना हो जाता है, 394। कितना हो जाता है, 394। तो आप कह सकते हैं 394 +1 395। इसका मतलब कोटा ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कितना हो जाएगा, 395 कह सकते हैं आप, है ना। मतलब जो 395 सीट वोट लाएगा वही उपराष्ट्रपति बनेगा, है ना, वही उपराष्ट्रपति बनेगा। तो ये सिंपल, एक आप कह सकते हैं ये जादुई आंकड़ा है, इस जादुई आंकड़े को जो छुएगा उपराष्ट्रपति बनेगा। लेकिन आपको ये भी देखना होता है कि जिस वर्ष उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा उस वर्ष इलेक्टोरल कॉलेज में कितने सदस्य हैं। जैसे इस बार शायद मेरे ख्याल से आप देख लीजिएगा, शायद मेरे ख्याल से 7 सदस्य कम है, 7 मेंबर कम है। मतलब क्या है, 788 में कहा गया, यहाँ 788 जो है इसमें 7 मेंबर कम है, मतलब 6 राज्यसभा से कम है और 1 लोकसभा से शायद किसी एमपी की मृत्यु हो गई, तो एक 543 से 542 हो गया, तो अब कम है। तो जब कम होगा तो उसी वही फॉर्मूला निकालेंगे। तो 788 से मतलब 7 मेंबर को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 781। तो 781 अब 781 का आधा कितना हो जाता है, तो 390.5 ऐसे कुछ होता है, 390.5 होता है, और उससे बढ़ा दीजिए आप, तो 391 आप कह सकते हैं। तो 391 क्या हो जाएगा, जादुई आंकड़ा, मतलब जो 391 ले आएंगे वो क्या हो जाएंगे, कैंडिडेट बनेंगे। तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना। अब किस वर्ष जब चुनाव होगा उस वर्ष कितना कैंडिडेट है वो सब, है ना, वो सब अलग बात है। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि लोकसभा राज्यसभा में दोनों सदस्य को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और उसका आधा से ज़्यादा, है ना, उसका आधा से ज़्यादा जितने भी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो जो भी वोट लाएंगे वो कोटा होता है, आधा से ज़्यादा क्या हो जाता है, कोटा हो जाता है, और जो भी कोटा ले आएगा वही बनेगा उपराष्ट्रपति। क्लियर है? तो ये उपराष्ट्रपति का पूरा क्या होता है,
प्रोसेस होता है, ये उपराष्ट्रपति का प्रोसेस होता है। अच्छा, क्या लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य ये लोग क्या उपराष्ट्रपति बन सकते हैं? बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन जैसे वो पद ग्रहण करेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको वो लोकसभा या राज्यसभा, विधानसभा जहाँ के भी सदस्य, वहाँ से उनको त्यागपत्र, मतलब वो खत्म हो जाएगा, वो सीट खत्म हो जाएगा, तभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पद ग्रहण से पहले आपको वो चीज़ क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के यही बात है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते, है ना। उपराष्ट्रपति किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते, और अगर हाउस के मेंबर अगर चुनाव लड़ते हैं, वो जीतते हैं, तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा? अपना सदस्यता, उसको त्यागपत्र मतलब खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर वो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। क्लियर है? और उपराष्ट्रपति का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष। अब लेकिन धनखड़ साहब 5 वर्ष नहीं, उन्होंने पहले ही रिजाइन दे दिया था। ठीक है, और रिजाइन किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। शपथ किसके सामने लेंगे? राष्ट्रपति के सामने लेंगे, या फिर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अगर अपॉइंट करता है तो उनके सामने भी शपथ ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये उपराष्ट्रपति और इससे जुड़ा हुआ जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बताया। इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है ना, अगर आपके मन में आता है, कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट में जरूर सवाल करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू सो मच।